राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दिल्ली में प्रख्यात कलाकारों को साल 2022 और 2023 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार को उनको प्रदान किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि कला और कलाकार ने भारत की विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया है। यह काम करके हमारे कलाकारों ने संविधान में निहित मूल्य कर्तव्यों का पालन भी किया है। इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जब कलाकारों ने समाज कल्याण के लिए अपनी कला का प्रयोग किया है। कलाकार अपनी कला के माध्यम से रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों को चुनौती भी देते रहे हैं। वे अपनी कला से समाज को जगाते हैं। हमारी कलाएं भारत की सॉफ्ट पावर का सर्वोत्तम उदाहरण है। राष्ट्रपति ने कहा कि कला से जुड़ाव हमें सृजनशीलता बनाता है। कला सत्य की खोज का मार्ग प्रदान भी करता है। कला के सानिध्य में हम अध्यात्म और अपने मूल से जुड़ते हैं। कला जीवन को सार्थकता भी देता है। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल से ही कला विधाओं को भारतीय संस्कृति में काफी ऊंचा स्थान दिया गया है। भारत मुनि के नाट्य शास्त्र को वेदों के समान रखते हुए उसे पंचम वेद भी कहा गया है। संगीत नाटक अकादमी ने पिछले लगभग 7 दशकों से विभिन्न कला विधाओं के प्रोत्साहन एवं प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया है। परफॉर्मिंग आर्ट्स एवं इंटेंजिबल हेरिटेज के क्षेत्रों में इस संस्थान द्वारा किए जा रहे कार्य महत्वपूर्ण है। देवियों और स्वजनों, अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजरने के बाद भी भारत की सभ्यता जीवंत बनी हुई है। इस जीवंतता का एक प्रमुख कारण है भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत। हमारी सांस्कृतिक विरासत में परफॉर्मिंग आर्ट्स का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्राचीन काल से ही कला विधाओं को भारतीय संस्कृति में उच्च स्थान दिया गया है। बात करते हैं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में लगभग 12,800 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। ये परियोजनाएं रेल, सड़क और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिमी चंपारण के बेतिया में गर्मजोशी से स्वागत हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बिहार की धरती हमारे देश को हमेशा आगे लेकर गई है, जिसने एक से बढ़कर एक प्रतिभावान व्यक्तित्व तो हमें दिए हैं। विकसित भारत के लिए बिहार का विकसित होना बहुत जरूरी है। बिहार में विकास का डबल इंजन लगने के बाद विकसित बिहार से जुड़े कार्यों में और तेजी आ गई है। आज भी करीब 13,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का उपहार बिहार को मिला है। इसमें रेल, रोड, इथेनॉल प्लांट, सिटी गैस सप्लाई, एलपीजी गैस, ऐसी अनेक अहम परियोजनाएं शामिल है। विकसित बिहार के लिए हम यही तेजी पकड़नी है, इसी तेजी को बनाए रखना है। प्रधानमंत्री ने जंगल राज और परिवारवाद पर भी निशाना साधते हुए कहा कि युवाओं का पलायन बिहार में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जब यहां जंगल राज आया तब पलायन और अधिक बढ़ गया, लेकिन जंगल राज वालों ने सिर्फ परिवार की चिंता की। बिहार के मेरे नौजवान साथी दूसरे राज्यों के दूसरे शहरों में रोजी रोटी के लिए जाते रहे और यहां एक ही परिवार फलता फूलता रहा। किस तरह एक एक नौकरी के बदले जमीनों पर कब्जा किया गया। क्या कोई भी व्यक्ति सामान्य मानवी को इस प्रकार से लूटने वालों को माफ कर सकता है क्या? बिहार में जंगल राज लाने वाला परिवार बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा गुनहगार है। जंगल राज के जिम्मेदार परिवार ने
बिहार के लाखों नौजवानों से उनका भाग्य छीन लिया। ये एनडीए सरकार है जो इस जंगल राज से बिहार को बचाकर इतना आगे लाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज एक तरफ नया भारत बन रहा है तो दूसरी तरफ आरजेडी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन अभी भी 20वीं सदी की दुनिया में जी रहा है। एनडीए सरकार कह रही है कि हम घर को सूर्य घर बनाना चाहते हैं, लेकिन इंडी गठबंधन अभी भी लालटेन की लौ के भरोसे है। एनडीए की सरकार कह रही है कि हम हर घर को सूर्य घर बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर घर की छत पर सोलर प्लांट हो, उससे वो घर भी कमाएं और उसे बिजली भी मुफ्त मिले। लेकिन इंडी गठबंधन अभी भी लालटेन की लौ के ही भरोसे जी रही है। जब तक बिहार में लालटेन का राज रहा, तब तक सिर्फ एक ही परिवार की गरीबी मिटी, एक ही परिवार समृद्ध हुआ। साथियों, आज जब मोदी ये सच्चाई बताता है तो ये मोदी को गाली देते हैं। भ्रष्टाचारियों से भरे इंडी गठबंधन का सबसे बड़ा मुद्दा है मोदी का परिवार नहीं है। ये लोग कहते हैं कि इंडी गठबंधन के परिवारवादी नेताओं को लूटने का लाइसेंस मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उन्होंने आज उद्घाटन किया। इनमें भारत की पहली नदी के नीचे मेट्रो रेल परियोजना भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां से कवि सुभाष मेट्रो, माझिरहाट मेट्रो, कोच्चि मेट्रो, आगरा मेट्रो, पुणे मेट्रो, एस्प्लेनेड मेट्रो कोलकाता समेत कई मेट्रो रेलवे सेवाओं को हरी झंडी भी दिखाई। कोलकाता के एस्प्लेनेड मेट्रो स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उनका अभिवादन भी स्वीकार किया। प्रधानमंत्री ने कोलकाता में राज्य बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक शुवेंदु अधिकारी के साथ भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन में यात्रा करते हुए मेट्रो कर्मचारियों के साथ उन्होंने आज बातचीत भी की। उन्होंने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल की यात्रा के दौरान छात्रों के साथ संवाद किया। हावड़ा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे अधिक गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन है। नई मेट्रो लाइन को हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड खंड के नाम से भी जाना जाएगा। यह नदी के नीचे देश की पहली परिवहन सुरंग है। यह सुरंग कोलकाता और हावड़ा शहरों के बीच बह रही हुगली नदी के बीच के नीचे बनाई गई है। हावड़ा मेट्रो स्टेशन नई लाइन का हिस्सा है जो भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के बारासात में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला रैली को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने एक विशाल कार्यक्रम को संबोधित किया। बीजेपी कैसे नारी शक्ति को विकसित भारत की शक्ति बना रही है, इस पर आज उनका फोकस रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 9 जनवरी को बीजेपी ने देश में नारी शक्ति वंदन अभियान शुरू किया था। इस दौरान देश भर में लाखों स्वयं सहायता समूहों से संवाद किया। इन 10 वर्षों में देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं की संख्या 10 करोड़ को पार कर गई है। इसमें पश्चिम बंगाल की भी आप जैसी 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा बहनें हैं। हमारे देश में 10 वर्षों में बहनों के इन समूहों को स्वरोजगार के लिए
8 लाख करोड़ रुपए की मदद बैंकों से दिलवाई है। बंगाल के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी करीब 90,000 करोड़ रुपए की मदद मिली है। और मैं तो अब जिस प्रकार से स्वयं सहायता समूह, ये महिला स्वयं सहायता समूह, उनकी जो ताकत देख रहा हूं ना, तो मैंने तो एक मीटिंग में कहा था, ये सिर्फ महिला स्वयं सहायता समूह ऐसा नहीं है, ये तो राष्ट्र सहायता समूह है, राष्ट्र सहायता समूह है। साथियों, इस राशि से बंगाल की महिलाओं ने कृषि क्षेत्र में, कुटीर उद्योग में, मछली पालन में, शहद पालन में, हस्तशिल्प में एक से बढ़कर एक काम किए हैं। साथियों, भाजपा सरकार का प्रयास गांव में रहने वाली आप जैसी बहनों को लखपति दीदी बनाने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार हुआ है। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ है उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन राज्य की टीएमसी सरकार गुनहगारों को बचाने में लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की केंद्र सरकार है जिसने बलात्कार और रेप जैसे संगीन अपराध के लिए फांसी की सजा तक की व्यवस्था की है। टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। मां बोने देर संगे अत्याचार करे टीएमसी घोर पाप करे छे। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी परिवार की बहनों बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। इस व्यवहार से बंगाल की महिलाएं, देश की महिलाएं आक्रोश में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में हुए कार्यक्रम में भारत सरकार की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि आज कोलकाता की मेट्रो इस बात की गवाह है कि भाजपा सरकार कितनी तेजी से काम कर रही है। कोलकाता की मेट्रो इस बात की भी गवाह है कि बीजेपी सरकार कितनी तेजी से काम करती है। 2014 से पहले के 40 साल में 28 किलोमीटर, ओनली 28 किलोमीटर, जबकि बीजेपी सरकार के बीते 10 साल में कोलकाता मेट्रो का 31 किलोमीटर और विस्तार हो चुका है। बीते 10 वर्षों में
भाजपा ने बंगाल के विकास के लिए, देश के विकास के लिए बहुत ईमानदारी से प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बारासात में 12 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। सड़क की दोनों तरफ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए खड़े थे। प्रधानमंत्री ने भी उन लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत फूलों से किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज संसद परिसर के संविधान सदन में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय की तरफ से आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में शामिल हुए। संविधान सदन में उन्होंने राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम के विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि युवाओं के पास नई सोच, नया विचार और नया जोश है, जिससे वे लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि युवा ही करेंगे। 2047 का भारत कैसा होना चाहिए और उस रोड मैप में, उस विकसित भारत बनाने में सबसे बड़ा योगदान है तो हमारे देश के नौजवानों का, जिनका भारतीय चिंतन, सोच, इनोवेशन करने की क्षमता, अद्भुत कार्य करने की क्षमता, वैचारिक दृष्टिकोण, नए सोचने का चिंतन, निश्चित रूप से आप सबके प्रयासों से हम विकसित भारत भी बनाएंगे और दुनिया के अंदर भारत एक मार्गदर्शन की भूमिका निभाएगा। और इसीलिए आपने देखा होगा G20 के सम्मेलन के अंदर भारत ने नया दृष्टिकोण दिया, भारतीय संस्कृति विचारों का दृष्टिकोण दिया, वसुदेव कुटुंबकम का विचार दिया। आज दुनिया उस विचार पर चल रही है। हम वर्षों तक हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, इन विचारों की संस्कृति रही है और आज हम हमारे विरासत को भी साथ लेकर चल रहे हैं और विरासत को साथ लेकर हम नए आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। अपने संबोधन में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत का युवा वर्तमान की चुनौतियों का समाधान करते हुए भविष्य के लिए नई राहें तैयार कर रहा है। इसलिए दुनिया का भारत के युवाओं पर अटूट विश्वास है। आशा है कि आज का युवा अपने सामर्थ्य, नई सोच से एक नए समाज की रचना करेगा। आज दुनिया के अधिकतम देश भारत में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं और हमने हमारे सिस्टम को इस तरीके से डेवलप किया है कि दुनिया के अंदर जो कुछ भी उत्पादन होता है या सर्विस सेक्टर में वर्किंग होती है वो भारत में। और आप देखें आज कोई सेक्टर नहीं, टेक्नोलॉजी का सेक्टर ले लो, डिफेंस का सेक्टर ले लो, स्पेस का सेक्टर ले लो, जमीन का सेक्टर ले लो, हर सेक्टर के अंदर एक परिवर्तन आपको नजर आएगा। डिफेंस के सेक्टर में कितना बड़ा बदलाव हमने किया। हमारी भी बेटी बोल रही थी कि किस तरीके से हमारे नौजवान एक प्रशिक्षित नौजवान होंगे और किस तरीके से डिफेंस के सेक्टर में एक समय था कि हम 95% इंपोर्ट करते थे। आज हम एक्सपोर्ट करने की ताकत भारत की बढ़ी है और दुनिया के कई देशों के अंदर हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का उद्घाटन भी किया। इस स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन लोकसभा कर्मचारी संघ की ओर से किया गया। 4 दिवसीय शिविर के दौरान कई तरह की जांच की सुविधाएं दी जा रही हैं और इस शिविर में हर क्षेत्र के डॉक्टर मौजूद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 8 मार्च को सचिवालय की महिला अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी इस कैंप में खास व्यवस्था की जा रही है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि महिलाओं को अधिक आर्थिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राजनीतिक शक्ति हासिल हो, इस दिशा में सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। वो आज दिल्ली के लक्ष्मीबाई कॉलेज में नए भवन के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत ने 2047 तक विकसित देश बनने का संकल्प लिया है। अगले 25 साल देश के लिए, अब आपके भविष्य के लिए बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में नारी शक्ति के लिए सशक्तिकरण को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। आज हमारी नारी शक्ति का परचम हर क्षेत्र में लहरा रहा है। आज देश के हर क्षेत्र के अंदर हमारी महिलाएं नेतृत्व कर रही है। सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का हो, विज्ञान का हो, अनुसंधान का हो, कौन सा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में हमारी महिलाएं नेतृत्व नहीं कर रही। और इसीलिए इसी आत्मविश्वास के साथ आपको इस कॉलेज के कैंपस से निकलना है। ये कॉलेज के आपके दिन आपके जीवन में हमेशा बहुत अमूल्य दिन है। ये कॉलेज के अंदर आपका शिक्षण और प्रशिक्षण आपके जीवन की नींव है, जो आने वाले समय में नए भारत के भविष्य को लिखेगी, नए भारत की इबादत को लिखेगी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज देश नए सपनों और संकल्पों को लेकर के चल रहा है। नई पीढ़ी नई आशा और नई आकांक्षाओं को लेकर चल रहा है। 21वीं सदी का भारत दशकों पुरानी शिक्षा व्यवस्था से आगे नहीं बढ़ सकता था। इसी को ध्यान में रखते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार कर उसे लागू किया गया। मुझे पता है, मेरी भी 2 बेटियां हैं और बेटियों के विचारों को, उनकी संवेदनाओं को मैं ठीक से समझता हूं। और इसीलिए आज इस परिवर्तन के दौर में आपकी उड़ान, आपके हौसले भारत को नया नेतृत्व देंगे। और हम सब हमारी नई शिक्षा पद्धति प्रणाली को अपनाते, जिसमें समावेश है, जिसमें अनुकूलता है, उस शिक्षा पद्धति को कौशल और प्रशिक्षण के साथ हमारे शिक्षण को भी करेंगे और कौशल प्रशिक्षण के साथ एक नई पहल जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने की, उस दिशा की ओर बढ़ेगी।